आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको UFSBI के विषय में बताऊंगा। इसका उपयोग सिग्नलिंग में ब्लॉक इंटरफेस के लिए, दो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के बीच कम्युनिकेशन के माध्यम के लिए तथा इंडिविजुअल रूप से, स्वतंत्र रूप से ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी किया जाता है। ये सिंगल लाइन तथा डबल लाइन का अलग अलग पैनल के साथ आता है। दोनों में मक्स तथा बाकी चीज़ें कॉमन होती हैं, केवल ब्लॉक पैनल का डिफरेंस होता है। अगर सिंगल लाइन का है तो सिंगल लाइन का पैनल होगा, अगर डबल लाइन का है तो डबल लाइन का पैनल होगा। ये इसमें कई सारे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इसका सर्किट डिज़ाइन लगभग BPAC की तरह है। BPAC यानी ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर की तरह ही है और सेम ये नॉन कोऑपरेटिव है जैसे BPAC होते हैं। ब्लॉक पैनल भी इसका BPAC से ही मिलता जुलता है। BPAC में एक्सेल काउंटर उसका पार्ट होता है, इनबिल्ट होता है, लेकिन UFSBI में हमें एक्सेल काउंटर या SHDAC अलग से लगा के ब्लॉक क्लीयरेंस के लिए अलग से हमें SHDAC ऐड करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, जिसकी फाइनल रिले हम इसके मक्स के अंदर उसके SHDAC के माध्यम से पिकअप कराते हैं, रिपीटर रिले पिकअप कराते हैं, ताकि ये ब्लॉक क्लीयरेंस को भी अपने सर्किट में इंक्लूड कर लें। लेकिन SHDAC इसका पार्ट नहीं होता, वो हमें अलग से इंडिविजुअल लगा के इसका कॉन्टेक्ट इसमें डालना पड़ता है। इसमें BPAC की तरह ब्लॉक पैनल होता है, ऑडियो विजुअल इंडिकेशंस होते हैं, सारे ट्रेन के डायरेक्शंस के, लाइन क्लियर के, ट्रेन और लाइन के सारे इंडिकेशंस होते हैं। इंटरलॉकिंग सर्किट्स इसमें क्यू स्विच रिले के माध्यम से दिया जाता है, जो आइसोलेशन भी कॉन्टेक्ट के ऑप्टो आइसोलेशन के सिद्धांत पे काम करता है, जिसमें कि ये इस सिस्टम को UFSBI को हम इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन तथा नॉन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन दोनों में बड़ी सुविधाजनक रूप से लगा सकते हैं। दोनों UFSBI के बीच के माध्यम के रूप में, कम्युनिकेशन के माध्यम के रूप में हम इसमें कॉपर केबल, क्वाड केबल का भी यूज़ कर सकते हैं तथा OFC को भी यूज़ कर सकते हैं, या हम दोनों को ड्यूल मीडिया के रूप में ऑटो चेंज जो एक मॉडेम के माध्यम से दोनों मीडिया को कनेक्ट करके रखते हैं और दोनों हॉट स्टैंड बाई मोड पे रहते हैं। एक पे सर्किट ब्रेक होने पर, एक केबल ब्रेक होने पर ऑटोमेटिक विदाउट एनी फेलियर सिस्टम दूसरे पे शिफ्ट हो जाता है। इसमें ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंसी है, 3 CPU जाते हैं, तीनों CPU के माध्यम से इसमें 2 आउट ऑफ 2 डिसीजन पे ये काम करता है। एट ए टाइम तीनों CPU में से किसी 2 CPU का भी डाटा मैच करेगा, तभी वो आगे कंसर्न कार्ड को डाटा फॉरवर्ड करेगा। इस वजह से 3 ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंसी की वजह से अगर एक CPU ख़राब भी हो जाता है तो 2 पे सिस्टम चलता रहेगा और पैनल पे इंडिकेशन बोर्ड पे 1 CPU फेल का इंडिकेशन आ जाएगा और SNT स्टाफ उसको बड़ी सुविधाजनक रूप से अटेंड कर लेगा। इस दौरान सिग्नल विभाग का कोई फेलियर भी नहीं होगा, ब्लॉक अपना एज इट इज़ उसी तरह से काम करता रहेगा। BPAC था, उसको हम OFC पे नहीं चला सकते थे, माइक्रोवेव पे नहीं चला सकते थे, लेकिन UFSBI को हम इन दोनों चीज़ों में बड़ी सुविधाजनक रूप से ड्यूल मीडिया के रूप में भी बड़ी सुविधाजनक रूप से चला सकते हैं। इसलिए इस न्यू टाइप ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए या इंटरफेस के कह लीजिए, इसकी आवश्यकता हम लोगों को पड़ी। इसका ब्लॉक पैनल वैसे ही बड़ा इजी टू ऑपरेट है और लाइन वेरिफिकेशन, लास्ट व्हीकल चेक करने की सुविधा भी इसमें BPAC की तरह ही दी गई है। इसका जो UFSBI किस सिद्धांत पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है? एक पहला, ये तो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में ही काम करेगा, IBS में भी काम करता है और एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं तथा SG डायडो बाकी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको एज ए इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हैं। IBS में एज ए इंटरफेस हम इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि IBS में
आईबी सिग्नल होता है, जिसके पिछले स्टेशन से कनेक्ट करने के लिए हमें सिग्नलिंग केबल का माध्यम लेना पड़ता है या सिग्नलिंग केबल का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर हम दोनों IBS और पिछले स्टेशन के बीच में UFSBI को प्रोवाइड कर देते हैं, तो दोनों के बीच में केवल OFC के 4 तार के माध्यम से, 4 चैनल के माध्यम से हम सारा डाटा एक दूसरे को भेज सकते हैं। सारी इंटरलॉकिंग उन्हीं तारों के माध्यम से हम अचीव कर लेंगे। प्रत्येक सेक्शन में SHDAC को हम लगा देते हैं, जो कि उस सेक्शन के क्लीयरेंस को मॉनिटर करने के लिए सफिशिएंट होता है। उसका एक इंडिकेशन भी हम ब्लॉक पैनल पे देते हैं कि सेक्शन क्लियर है या ऑक्यूपाइड है, ब्लॉक सेक्शन क्लियर हुआ, लास्ट व्हीकल चेक की भी आवश्यकता नहीं रहती है। इसका सर्किट डिज़ाइन इस प्रकार से किया गया है कि LSS लास्ट स्टॉप सिग्नल या ट्रेन को डिस्पैच करने के लिए एडवांस स्टार्टर को हम तब तक डाउन नहीं कर सकते जब तक लाइन क्लियर लेने की सभी शर्तें पूरी ना हो या लाइन क्लियर ना ले लिया गया हो, तब तक हम इसको एडवांस को डाउन नहीं कर सकते। जब तक ट्रेन ने अपना रूट पूरा ना कर लिया हो, होम सिग्नल से आगे ब्लॉक और लेफ्ट क्लियर ना कर लिया हो, तब तक अगली गाड़ी के लिए हम लाइन क्लियर को नहीं ले सकते हैं। इसमें एडवांस स्टार्टर का इंडिकेशन दिया जाता है जब हम ऑफ करते हैं, और जैसे ही ट्रेन का ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन इंटर होती वैसे ही अपने आप स्वतः एडवांस स्टार्टर लाल हो जाता है, ऑन हो जाता है, और ट्रेन ऑनलाइन भी स्वतः ही इस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में BPSC की भांति हो जाता है। इसमें कुछ भी उसके लिए मैनुअल ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। LSS भी अपने आप ऑटोमेटिक लाल हो जाता है ट्रेन के ब्लॉक सेक्शन में इंटर होने पे, और उसी के साथ साथ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट भी ट्रेन ऑनलाइन अब स्वतः ही हो जाता है। ट्रेन डिपार्चर तथा अराइवल पे ऑडियो विजुअल इंडिकेशंस इसमें दिए जाते हैं, जिसको स्टेशन मास्टर एक्नॉलेज करके बंद कर देता है बजर को, और इंडिकेशन एज इट इज़ रहते हैं। ट्रेन के मूवमेंट पूरा होने के बाद, कंप्लीट पहुंचने के बाद अपने आप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लाइन क्लोज पे आ जाता है, और इसमें लाइन कैंसिलेशन के लिए जो कॉपरेशन का प्रोसेस है वो भी BPSC की तरह है। सेंडिंग स्टेशन केवल कॉपरेशन देगा, लाइन क्लियर कैंसिल करने की फाइनल अथॉरिटी रिसीविंग स्टेशन के पास ही होती है। इसमें इसको कॉट केबल पे 10 से 20 किलोमीटर के बीच में चलाया जा सकता है, तथा OFC पे अभी ये काफ़ी मोर देन 50 किलोमीटर तक इसको OFC पे चलाया जा चुका है। बॉम्बे वेस्टर्न रेलवे में इसको कोंकण रेलवे में लगा हुआ है, तो इसलिए इसमें लॉन्ग डिस्टेंस में भी इसको बड़ी सुविधाजनक रूप से चलाया जा सकता है। अब इसमें क्या क्या सिस्टम में कंपोनेंट्स होते हैं वो है, इसमें ब्लॉक पैनल है, UFSBI मक्स है, एक रिले रैक है, ब्लॉक टेलीफोन है, सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर है जो किसी भी कंपनी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का हम इसके साथ लगा के उसका फाइनल कॉन्टैक्ट हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसका एक तरह से ब्लॉक डायग्राम ये दिया गया है कि साइड पे SHDAC लगा हुआ है, उसका कॉन्टैक्ट हम यहाँ पे लाए, एवलेटर में लेके आए हैं, फिर एवैक बना हुआ है, और उस केबल के माध्यम से दोनों UFSBI कनेक्ट किए गए हैं। एक UFSBI में दोनों UFSBI में मॉडम होते हैं, जो मॉडम जिस तरह से SHDAC के मॉडम होते हैं उसी तरह से UFSBI में भी मॉडम कार्ड होता है। एक मॉडम कार्ड जो डाटा ट्रांसमिट करेगा, TX करेगा, डाटा ट्रांसमिट, पीछे उसमें TX का इंडिकेशन दे रखा होता है, तो TX के वायर को हम अगले स्टेशन के RX पे जोड़ते हैं, और अगले स्टेशन के TX के वायर को हम अपने स्टेशन के RX से जोड़ते हैं। मतलब जो हमारा डाटा ट्रांसमिट होगा वो उसके RX पे जुड़ेगा, यानी वो डाटा रिसीव होगा, और अदर स्टेशन का जो TX होगा वो हम लोग के स्टेशन के RX से जुड़ेगा। वो स्टेशन जो डाटा ट्रांसमिट करेगा वो हम लोग के स्टेशन के RX पे जुड़ेगा। कंपनी ने सुविधा के लिए जिस प्रकार से SHDAC
में ब्लॉक सेक्शन में कॉर्ड केबल कट जाती है या कोई केबल का ब्रेक हो जाती है, तो उस पर चेक करने के लिए हम लोग मॉडेम लाइन के लिंक काट के देखते हैं, SHDAC या बाकी जिन भी इक्विपमेंट में मॉडेम कार्ड का उपयोग होता है कम्युनिकेशन के लिए। UFSBI में पीछे मॉडेम कार्ड के एक बटन दिया गया हुआ है, जो इसमें नॉर्मल, जब ट्रेन का संचालन सब कुछ नॉर्मल होगा, ब्लॉक वर्किंग नॉर्मल चल रही होगी, और जब उसमें को स्विच में 2 सिलेक्शन दिए हुए, ऊपर की तरफ नॉर्मल है, पीछे की तरफ, नीचे की तरफ लूप है, तो अगर हम लूप पे कर देंगे तो वो हमारे सिस्टम को ही आइडेंटिफाई करके बता देगा कि हम लोगों का लोकल सिस्टम सही है या नहीं है। जो हम लोग ये चेक करने के लिए कि लोकल सिस्टम सही है या ब्लॉक सेक्शन से कम्युनिकेशन फेल हुआ है, केबल कटी है या ब्रेक हुई है, SHDAC में हम लोगों को लिंक काट के देखना पड़ता है। इसमें कंपनी द्वारा एक स्विच प्रोवाइड किया गया है, जिसको नॉर्मल पे तो नॉर्मल वर्किंग के लिए, लेकिन अगर ऐसी चीज़ कम्युनिकेशन फेल हो जाए, कम्युनिकेशन एरर अगर उस पर शो हो रही, तो उस स्विच के माध्यम से देख लेंगे कि हम लोगों के सिस्टम का या तो मॉडेम कार्ड या उसके आगे कोई वायर लूज तो नहीं है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन फेल हुआ है। हम उसको लूप पे करेंगे। अगर 06 एरर आ जाएगी, इसमें जो CPU है 3 CPU, उसमें एरर कोड भी डिस्प्ले होता है डिजिटल फॉर्म में। तो अगर 06 आ रहा है तो इसका मतलब हम लोगों का सिस्टम लोकल सिस्टम सही है, या तो अदर सिस्टम में प्रॉब्लम है या बीच के कम्युनिकेशन केबल में प्रॉब्लम है। तो ये भी कंपनी द्वारा एक बहुत बढ़िया चीज़ दी गई है। फिर उसको हम वापस नॉर्मल पे कर देंगे। इस प्रकार का ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें कितने प्रकार के इंडिकेशंस दिए जाते हैं। लाइन क्लोज इंडिकेशन होता है, ट्रेन कमिंग फॉर इंडिकेशन, गोइंग टू इंडिकेशन, TOL इंडिकेशन। हर इंडिकेशन का एक कलर दिया गया है। कैंसिल का ऑपरेशन बटन अलग से दिया गया है, कैंसिल का इंडिकेशन भी दिया गया है। और एक BPAC में जो चीज़ नहीं दी गई है, इसमें टाइमर भी दिया गया है। अगर ट्रेन का लाइन के लिए हम कैंसिल करेंगे तो रिसीविंग स्टेशन पे टाइमर भी 120 सेकेंड के लिए डिस्प्ले करेगा, फ्लैशिंग करेगा। वो अलग से एक इसमें इंडिकेशन दिया गया है। और मक्स का स्टेटस भी इसमें दिया गया है। नीचे आप लोग देख रहे होंगे मक्स UFSBI ओके इंडिकेशन। अगर फेल है तो रेड जलेगा, अगर ओके है तो वो क्लियर शो करेगा। सिंगल लाइन में है SHH स्टंटिंग की का भी इंडिकेशन और प्रोविज़न दिया गया है। डबल लाइन में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब बटन के कलर कोड्स, कितने टाइप के बटन्स होंगे, वो सारे कलर कोड इसमें दिए गए हैं। उसमें कैंसिल का ऑपरेशन बटन BPAC में अलग से नहीं होता, इसमें कैंसिल का ऑपरेशन बटन अलग से दिया गया है। काउंटर एज इट इज़ हैं, जिस प्रकार से दिए गए हैं सभी काउंटर्स दिए गए हैं। डबल लाइन के लिए पैनल के लिए भी वही उसी सेम प्रकार से जो नए इंडिकेशंस हैं वो सारे दिए गए हैं। बटन्स के इंडिकेशन है, बस इसमें बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। सिंगल लाइन में दोनों तरफ मूवमेंट होता है। डबल लाइन में अप का डिस्प्ले बोर्ड अलग, डायरेक्शन अलग, डाउन का डिस्प्ले अलग, यही अंतर होता है दोनों में। इसमें मेन चीज़ ये बनाई गई है UFSBI में, फेल सेफ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो फाइनल रिले TGTR या TCFR पिकअप होती है उसको मैकेनिकली लैच रिले बनाया गया है। QL1 रिले लगाई गई हैं कि एक बार पिकअप होने पे वो अपनी अवस्था में लैच हो जाएगी। जैसे सीमेंस की रिलेज होती हैं, इंटरलॉक रिले होती है, अब पिकअप होके उसी पोजीशन में मैकेनिकली लैच हो जाती, मतलब सप्लाई कटने पर अभी वो उसी अवस्था में पिकअप पड़ी रहती हैं। तो TGTR और TCFR जो मेन फाइनल रिले हैं, जिनसे हम अपने एडवांस को लोअर करेंगे या लाइन क्लियर लेने के बाद फाइनल रिले पिकअप होती हैं, वो अपनी उस अवस्था में एक बार सारी शर्तें, सारी कंडीशन पूरी होने के बाद पिकअप हो जाएंगी, तो उसी अवस्था में लैच रहेंगी। अगर उसके बाद किसी फेलियर की वजह से, सप्लाई कटने की वजह से अगर सप्लाई ब्रेक भी होती है तो वह गाड़ी प्रॉपर सिग्नल पे जाएगी, क्योंकि उसकी कंसर्न रिले TGTR TCFR अपनी पोजीशन में पिकअप होकर लैच होगी। वो सप्लाई कटने या कोई और फेलियर होने से भी वो डाउन नहीं होगा और हम सिग्नल पूर्वतः डाउन कर सकते हैं। इसलिए ट्रेन के फेस में सिग्नल रेस की संभावना लगभग नगण्य हो जाएगी, इसलिए हम इसको फेल सेफ कहते हैं। मेन पार्ट्स क्या हैं UFSBI के? DC-DC कन्वर्टर है, UFSBI यूनिट है और सबसे नीचे रैक है। उसका डिस्प्ले इस प्रकार से, ये UFSBI का फ्रंट व्यू है लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में इसका ये बैक व्यू है।
देखिए सबसे ऊपर डीसी डीसी कन्वर्टर है जिसमें डबल डबल इंडिकेशन है, डबल डबल मॉड्यूल हैं। हर सप्लाई का डीसी डीसी कन्वर्टर हॉट स्टैंड बाई है, मतलब ड्यूल अवेलेबिलिटी है। एक फेल हो जाने पर एक डीसी डीसी कन्वर्टर से सिस्टम चलता रहेगा तथा दूसरे एक फेल होने का इंडिकेशन एसएम ऑफिस में जो इंडिकेशन बोर्ड होगा उस पर फ्लैश करेगा, उस पर स्टडी होकर जलेगा 1 डीसी डीसी कन्वर्टर फेल। तो ऑपरेटिंग स्टाफ एसएनटी स्टाफ को बता देगा ये इंडिकेशन जल रहा है, ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब कोई सिस्टम का डीसी डीसी कन्वर्टर में से कोई डीसी डीसी कन्वर्टर हम लोगों का फेल हो गया है। एसएनटी स्टाफ आके उसको अटेंड कर लेगा। इस दौरान गाड़ियों का संचालन पूर्णतः जारी रहेगा, उसको ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में किसी प्रकार का फेलियर या बाधा उत्पन्न नहीं होगी। उसके नीचे 3 जो आपको एलसीडी दिख रहे हैं बीच में, वो सीपीयू है। 3 सीपीयू 2 आउट ऑफ 2 पे काम करता है। जैसा मैंने पहले बताया 3 सीपीयू में से 2 का डाटा मैच करेगा तभी वो आगे सीसी कार्ड को डाटा फॉरवर्ड करेगा। उसके नीचे आउटपुट कार्ड है और फिर सबसे नीचे देख रहे होंगे आपको मॉडेम कार्ड लगा हुआ है। सबसे नीचे रीसेट वाले के उसमें देखिए ये मॉडेम कार्ड लगा हुआ है और इधर ये पैनल ब्लॉक पैनल है, रीसेट बॉक्स दिया हुआ है। अगर इसमें ऑटो रीसेट की फैसिलिटी है। ऑटो रीसेट मतलब सिस्टम की पावर सप्लाई से जब भी हम सिस्टम को ऑन करेंगे वह दोनों यूएफएसबीआई अपने यहाँ बिना कुछ बटन प्रेस किए हुए रीसेट का ऑपरेशन दिए हुए स्वतः ही कुछ समय बाद, कुछ सेकंड बाद स्वतः ही रीसेट हो जाएंगे। अब इसमें देखिए ऊपर जैसा दिख रहा है ये डीसी डीसी कन्वर्टर्स हो गए। जैसा मैंने पहले बताया था हर सप्लाई के अलग अलग मॉड्यूल दिए हुए हैं और उन पर इंडिकेशन दिए गए हैं। ये सिस्टम का ऑन ऑफ स्विच है। उसके नीचे ये इनपुट कार्ड है, 6 इनपुट कार्ड हैं। पहले दोनों इनपुट कार्ड CPU 1 से जुड़े हुए हैं, बाकी इनपुट कार्ड नंबर 3 4 CPU 2 से जुड़े हुए हैं, CPU B से जुड़े हुए हैं और लास्ट वाले दोनों इनपुट कार्ड 5 और 6 CPU 3 से जुड़े हुए हैं। इन CPU में जो LCD है इसमें हाफ है, ऊपर दूसरा नंबर डिस्प्ले होगा और नीचे दूसरा नंबर डिस्प्ले होगा। जैसे बीच में एक ब्लैक सी स्ट्रिप दिखाई देगा, इस स्ट्रिप के ऊपर दूसरा नंबर डिस्प्ले होगा तथा नीचे दूसरा नंबर डिस्प्ले होगा। अब सपोज़ करिए यहाँ हमारे स्टेशन से डाटा ट्रांसमिट किया जाता है, डाटा कोई भेजा जा रहा है या स्वतः ही ट्रांसमिट होगा, इसमें कुछ अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इनपुट कार्ड में सभी 16 रिले की इंफॉर्मेशन जो नीचे रिले रैक में ये नीचे रिले लगी हुई हैं, जो सर्किट के हिसाब से हम ये नीचे रिलेज लगी हुई हैं उनके पिकअप के इंडिकेशन भी ऊपर दिए गए हैं। ये 16 रिले की इंफॉर्मेशन पहले इनपुट कार्ड में 1 से 8, दूसरे इनपुट कार्ड में 9 से 16 रिले की इंफॉर्मेशन ऑटो आइसोलेशन प्रिंसिपल के आधार पे CPU को दी जाएगी। यानी कि तीनों CPU को डाटा तो सेम होना चाहिए तभी 2 आउट ऑफ 2 डिसीजन पे काम होगा। मेन काउंट जैसे SHDAC में होता है मेन काउंट डुप्लीकेट काउंट, लेकिन डिवाइस तो दोनों सेम ही काउंटिंग करती, ट्रेन तो वही होती। उसी प्रकार से सभी इनपुट कार्ड का डाटा सेम होगा तभी तो वो आपस में मैच करेगा। तो पहले इनपुट कार्ड का, तीसरे इनपुट कार्ड का और 5वें इनपुट कार्ड का डाटा सेम होगा। 1 से लेके 8 रिले की पोजीशन के कांटेक्ट हम इस पर प्रोवाइड करेंगे इनपुट कार्ड में। मतलब जो पहले इनपुट कार्ड में 1 से लेके 8 तक रिले की पोजीशन होगी या कांटेक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, वही कांटेक्ट 3 नंबर में होंगे, वही कांटेक्ट 5 नंबर इनपुट कार्ड में होंगे। तथा 9 से 16 वाले इनपुट कार्ड 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर पे प्रोवाइड किए जाएंगे। 1 और 3 5 CPU 1 से जुड़े होंगे 1 से 8 के लिए और तथा 2 4 6 अपने अपने तीनों CPU से जुड़े होंगे। मतलब 1 2 CPU 1 से जुड़ा होगा, 2 4 3 4 CPU B से जुड़ा होगा बीच वाले CPU तथा 5 और 6 CPU 3 से जुड़ा होगा।
अब ये मैं इस समय डाटा भेजने की बात करूँ, तीनों सीपीयू में से कोई भी दो सीपीयू का डाटा मैच होने पे वो डाटा सीसी कार्ड को, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कार्ड जो लास्ट में लिखा हुआ है, इसको फॉरवर्ड हो जाएगा और सीसी कार्ड नीचे लगे हुए मॉडेम कार्ड को डाटा दे देगा और मॉडेम कार्ड के कम्युनिकेशन माध्यम से डिजिटल फॉर्म में टीएक्स के माध्यम से दूसरे स्टेशन के मॉडेम को के आवेक्स को जाएगा और दूसरे स्टेशन के आवेक्स से वो डाटा पुनः सीसी कार्ड को जाएगा, सीसी कार्ड से सीपीयू को जाएगा और सीपीयू के बाद वो डाटा ये दोनों आउटपुट कार्ड के माध्यम से कंसर्न रिले को चला जाएगा। जिस रिले से संबंधित डाटा होगा, कमांड होगी, उस रिले से को ये कमांड चली जाएगी कि उसको पिकअप होना है या उसका सर्किट इनिशिएट होना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से जाएगी। इनपुट कार्ड का रोल केवल डाटा ट्रांसमिट में है, डाटा आउटपुट कार्ड का रोल डाटा रिसीविंग में है। सीपीयू कार्ड का और सीसी कार्ड का तथा मॉडेम कार्ड का रोल दोनों केस में है। अगर हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो भी, डाटा रिसीव करते हैं तो भी। अब ये बैक व्यू है, ये पावर सप्लाई है जितने प्रकार की, ये सारे कनेक्शन ऊपर किए गए हैं अलग अलग पावर सप्लाई के हैं। ये पीछे मॉडेम का स्विच है जो मैंने बताया था, ये डिस्प्ले में क्लियर नहीं हुआ है, वही स्विच है मेन और नॉर्मल वाला। ये मॉडेम के कनेक्शन है, मॉडेम कार्ड का बैक व्यू है। इसमें जो स्विच दिया गया है नॉर्मल और लूप का, वो यही स्विच दिया गया है। और ये नीचे वागो टर्मिनल है जिस पे हम इनपुट कार्ड के कनेक्शन देंगे, इनपुट कार्ड को हम कनेक्ट करेंगे। ये नीचे ऑटो रीसेट कार्ड है, एमसीबी है और इसमें ग्लास फ्यूज भी होंगे। ग्लास फ्यूज का क्लियर व्यू नहीं आ पा रहा है, इसमें फिल्म में नहीं दिया गया है। सभी फ्यूज 1.6 आर्म्स के ग्लास फ्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। एमसीबी मेन इसका इनपुट कार्ड है। वागो टर्मिनल के माध्यम से हम सारे कनेक्शन करते हैं। इनपुट कार्ड में अगर हमने मान लीजिए 16 कनेक्शन की बजाय 10 कनेक्शन, 10 रिले का स्टेटस भेजना है दूसरे स्टेशन पे, तो अगर 10 रिले का स्टेटस भेजना है तो उस केस में हमको उसको इस तरह से बैक कॉन्टेक्ट जंपर के माध्यम से, देखिए एक तरफ वायर लगा हुआ दूसरी तरफ वायर नहीं लगा, इस जंपर के माध्यम से उसके बैक कॉन्टेक्ट को जंपर के माध्यम से बैक कॉन्टेक्ट ही सेंस कराना पड़ेगा। यानी 16 कॉन्टेक्ट को हमें सेंस कराना है। यूज़ अगर 10 भी करते हैं तो बाकी 6 कॉन्टेक्ट को हमें बैक कॉन्टेक्ट इस जंपर के माध्यम से सेंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई कॉन्टेक्ट छोड़ दें, हमें सभी कॉन्टेक्ट सेंस कराने पड़ेंगे। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। अब जैसे पावर सप्लाई के लिए 24 वोल्ट, 5 वोल्ट, प्लस 12 वोल्ट, माइनस 12 वोल्ट यूज़ की जाती है। उस पावर सप्लाई का किसमें कितना यूज़ है 24 वोल्ट, वो भी इसमें दिया गया है। आउटपुट सर्किट ओवरलोड प्रोटेक्शन 24 वोल्ट रिलेस के लिए होता है। हॉट स्टैंड बाई, ये सारे, ये पीछे बैक व्यू है जहाँ पे हमने सप्लाई कनेक्ट की है। यूएफएसबीआई में इनपुट कार्ड, सीपीयू कार्ड, कंट्रोल कम कम्युनिकेशन कार्ड, आउटपुट कार्ड, रीसेट बॉक्स, मॉडेम और यूएफएसबीआई अलार्म पैनल जो नीचे लगा होता है। इनपुट कार्ड जैसे मैं पहले बता चुका, 1 से 6, फिर सीपीयू 3, फिर आउटपुट कार्ड 2 होते हैं, सीसी कार्ड 1 होता है, नीचे मॉडेम कार्ड होते हैं। इस तरह से ये इसका डिस्प्ले होता है। अब इनपुट कार्ड को हम किस तरह से सप्लाई देते हैं, पहले मैंने बताया था 1 से 8 इनपुट कार्ड 1 को जा रहा है, वही इनपुट कार्ड नंबर 3 को जाएगा और सेम इनपुट कार्ड नंबर 5 को जाएगा। बस कार्ड नंबर 1 CPU 1A से जुड़ा होगा, कार्ड नंबर 3 CPU B से जुड़ा होगा, कार्ड नंबर 5 CPU C से जुड़ा होगा। इसी प्रकार से 9 से 16 तक के रिले की इंफॉर्मेशन इनपुट कार्ड 2, 4, 6 को जाएगी। इनपुट कार्ड 2 CPU A से जुड़ा होगा, इनपुट कार्ड 4 CPU B से जुड़ा होगा तथा इनपुट कार्ड 6 CPU C से जुड़ा होगा। ये जो भी रिले की इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट के माध्यम से आएगी वो ऑप्टो आइसोलेशन सिद्धांत के आधार पर उसको डिजिटल फॉर्म में ऑप्टो आइसोलेट करके कन्वर्ट करके 24 वोल्ट से 5 वोल्ट में करके सेंस कर देगी, उस इंफॉर्मेशन को आगे भेज देगी।
इस तरह से वही सेम इनपुट कार्ड 1-2 CPU A से जुड़ा हुआ है, 3-4 जैसा मैंने पहले बताया CPU B से है, और इनपुट कार्ड 5 और 6 CPU C से जुड़ा हुआ है। जैसा पहले बताया UFSBI सिस्टम वर्क ऑन 2 आउट ऑफ 3 मेजोरिटी वोटिंग लॉजिक, मतलब हमारे पास 3 CPU हैं, 3/3 तो अगर नॉर्मल कंडीशंस में है तो सिस्टम तो हेल्दी चलता ही रहेगा। अगर कोई CPU फेल हो जाता है तो 2 आउट ऑफ 3 मेजोरिटी वोटिंग, तीनों में से किसी दो की भी डाटा सेम होगी, मैचिंग होगी, सेम मैच हो रहा होगा तो सिस्टम हम लोगों का चलता रहेगा, और एक CPU पे अलग एरर जनरेट हो जाएगी ताकि हमें पता चल जाएगा कि एक CPU में प्रॉब्लम है, और बाकी दोनों CPU पे एरर कोड अलग आएगा, लेकिन सिस्टम हम लोगों का फेल नहीं होगा। सिस्टम प्रॉपर चलता रहेगा जब तक दो CPU का 2 आउट ऑफ डिसीजन के सिद्धांत पे दोनों CPU काम करते रहेंगे, उस प्रकार से डाटा सेम रहेगा। अब जैसा पहले बताया इनपुट कार्ड से CPU को आ गया, CPU से कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, तीनों CPU ने अपना डाटा 2 आउट ऑफ 2 डिसीजन पे मेजॉरिटी पे भेज दिया। उसके बाद टाइम डिवीज़न के हिसाब से मॉडेम को कम्युनिकेट करके दूसरे स्टेशन के मॉडेम को डाटा भेज दिया जाएगा। अब दूसरे स्टेशन पे क्या फिगर होगा, जब पिछले स्टेशन से डाटा आ गया हमारे पास, तो अब अगले स्टेशन पे क्या स्टेटस होगा, किस तरह से हम इसको क्या करना होगा, वो हम अगले स्टेशन पे कैसे करेंगे। ये पहुंचेगा डाटा मॉडेम के माध्यम से, तो सबसे पहले मॉडेम पे आएगा, मॉडेम के बाद कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कार्ड पे आएगा, फिर तीनों CPU को डाटा शेयर हो जाएगा। जो दूसरे स्टेशन की इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है वो पहले मॉडेम में आएगी, मॉडेम के RX में आएगी, मॉडेम के RX से तीनों CPU को शेयर हो जाएगी, तीनों CPU से आउटपुट कार्ड को जाएगी, और आउटपुट कार्ड के माध्यम से जिन रिले से संबंधित डाटा होगा, जिन रिले पे इनिशिएट सर्किट आगे वर्क करना होगा, उनको कमांड चली जाएगी। एक आउटपुट कार्ड 1 से लेकर 8 तक के बीच काम करता है, दूसरा आउटपुट कार्ड 9 से लेकर 16 तक के बीच का काम करता है। इस प्रकार से 2 आउटपुट कार्ड होते हैं। ये इसमें रीसेट बॉक्स टर्मिनल है, जो रीसेट बॉक्स लगा है, पावर सप्लाई ऑन ऑफ करने पर सिस्टम स्वतः ही ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा, लेकिन और किसी उसमें हमें ब्लॉक इसको रीसेट करने का भी प्रोविज़न दिया गया है। जैसे मैंने पहले वो स्विच बताया था, ये लूप और नॉर्मल स्विच है, आंसरिंग एंड ओरिजिन है, जहाँ हमें अपना चेक करना है कि ब्लॉक सेक्शन का कम्युनिकेशन फेल है या नहीं फेल है या वर्किंग सेम है, तो हम ये स्विच को लूप की तरफ कर देंगे तो हमारा 06 एरर आ जाएगा, मतलब ऊपर 0 का मतलब लोकल यूनिट सही है, और नॉर्मली कंडीशन में ये हमेशा स्विच नॉर्मल की तरफ ही रहेगा। लूप का उस समय हमें चेक करने के लिए करना पड़ेगा। और उसके बगल में एक आंसरिंग एंड ओरिजिन का स्विच है, इसको एक स्टेशन पे आंसरिंग पे रखेंगे तो दूसरे स्टेशन पे हम इसको ओरिजिन पे रखेंगे, मतलब इसको किसी भी स्टेशन पे एक डायरेक्शन में रख सकते हैं तो दूसरे स्टेशन पे इसको हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। नीचे एक स्विच भी दिया गया है, मॉडेम ऑन ऑफ स्विच है, मॉडेम को निकालने के लिए ऑन ऑफ करने के लिए, और OFC या क्वाड केबल को कनेक्ट करने के लिए नीचे ये पॉइंट दिया गया है। इसके लिए RS 232 के पोर्ट के माध्यम से हम इसको रीड करेंगे। ये अलार्म इंडिकेशन है, ये ऊपर अलार्म पैनल एक प्रकार का जो स्टेशन मास्टर के पास प्रोवाइड होगा। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर एक भी CPU में प्रॉब्लम आएगी तो 1 CPU फेल का इंडिकेशन SM ऑफिस में आएगा, पहला वाला रेड इंडिकेशन ऊपर जलेगा, और नीचे एक नॉलेज करने के लिए बड़ा सा बटन लगा हुआ है, जिसको बटन दबा के अलार्म बंद कर देगा स्टेशन मास्टर, लेकिन इंडिकेशन प्रॉपर लगातार जलता रहेगा जब तक हम लोग अपना CPU सही नहीं कर लेंगे। दूसरा, कोई भी DC कन्वर्टर, सारे DC कन्वर्टर हॉट स्टैंड बाई में प्रोवाइड किए गए हैं, तो अगर कोई भी एक फेल होगा तो ये इंडिकेशन आएगा, अलार्म आएगा, स्टेशन मास्टर इसको एक्नॉलेज करके SNT स्टाफ को कम्युनिकेट कर देगा, बता देगा, SNT स्टाफ आके इसको रिपेयर करने के बाद ये इंडिकेशन ठीक होने के बाद स्वतः ही चला जाएगा। अगर कम्युनिकेशन या सिस्टम फेल होता है किसी वजह से तो सिस्टम फेलियर का भी इंडिकेशन दे रखा है, ताकि
ऑपरेटिंग स्टाफ इन तीनों इंडिकेशन के माध्यम से असेंटी स्टाफ को सही सूचना दे कि कौन सा इंडिकेशन इस समय जल रहा है। ये नीचे विले पोजीशंस हैं कि किस सीक्वेंस में कौन सी विले लगी हुई होंगी। ये नीचे के जो विले बैक है उस पर विले पोजीशंस हैं और विले की वर्किंग है। ये विले का नॉमेनक्लेचर है। देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है TCFR 2 नंबर, QL1 लैच विले है जो पिकअप होने के बाद लैच हो जाएगी। इसी तरह से TGTR ये भी QL1 है, नॉर्मली ड्रॉप होगी लेकिन पिकअप होने के बाद लैच हो जाएगी। इसका कॉन्टेक्ट कॉन्फ़िगरेशन तो 11F4B है। बाकी सारी विलेज नॉर्मल विले होती हैं, वही सारी विले टाइमर विले को छोड़ के। तो मेन ये दो विले लैच विले हैं, इसीलिए इसको हम लोग फेल सेफ बोलते हैं। ये फिजिकल है, किस प्रकार से हम इनपुट कार्ड को रिले के कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। पीछे वागो टर्मिनल में देते हैं, वागो टर्मिनल से FRC कनेक्शन के माध्यम से फ्लैट केबल के माध्यम से डायरेक्ट वो इनपुट कार्ड को डाटा चला जाता है। फिर इनपुट कार्ड अपनी उस डाटा के अनुसार अपने कंसर्न CPU को डाटा भेजता है। ये फ्लैट केबल के डायग्राम है कि मदरबोर्ड से कैसे कनेक्ट है। इंस्टॉलेशन के लिए IPS, बैटरी चार्जर, 24 वोल्ट का रिपल फ्यूज चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या क्या चाहिए, वो सारे रिक्वायरमेंट हैं। अब UFSDI में जो मेन आस्पेक्ट है, कमीशन करके कोई एजेंसी चली जाती है, इंस्टॉल करके चली जाती है, उसके बाद किस टाइप के फेलियर्स आते हैं। पहला फेलियर्स मेन या तो इसमें दो ही मेन सिस्टम्स हैं, या तो कार्ड या तो रिले और या कम्युनिकेशन का माध्यम। अगर हमने डुअल मीडिया दे रखा है, FC और क्वाड केबल दोनों को दे रखा है, तो वो ऑप्शन काफ़ी कम हो जाता है। रिले के साथ तो डबल कुछ ऑप्शन है नहीं। किसी रिले की ड्राई सोल्डरिंग का फेलियर, कॉन्टेक्ट का फेलियर, हाई रेजिस्टेंस का फेलियर, जो कि क्यू स्विच रिले है, तो इसमें आना स्वाभाविक है। बाकी DC-DC कन्वर्टर का फेलियर अगर होता है तो उसके लिए हॉट स्टैंड बाई हमारे पास पर्याप्त समय है कि उस बीच में ट्रेनों का संचालन वर्किंग प्रॉपर चलता रहेगा और हम उसको अब समय मार्जिन में ठीक प्रकार से अटेंड करके रिपेयर कर सकते हैं। तो एक तो रिले का मेन क्यू स्विच रिले का फेलियर हो सकता है। पावर सप्लाई अगर अपनी हेल्दी है तो पावर सप्लाई से संबंधित फेलियर नहीं होगा। मेन है कम्युनिकेशन लिंक फेलियर। अगर कम्युनिकेशन का हमने सिंगल मीडिया दे रखा है तो उसका भी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एरर कोड के लिए नीचे वो दिया गया है, फेलियर कोड है, रिले का नाम है, क्या करना है, कौन से वागो टर्मिनल पे सप्लाई चेक करनी है, किस प्रकार से करना है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्प्ले हो रही हैं। सारी एरर कोड CPU पे ही डिस्प्ले होगी। CPU की LCD पे ही एरर कोड आएंगी, डिजिटल फॉर्म में आएंगी, उसमें नंबर्स लिखे होंगे। उसी नंबर्स के हिसाब से हमको आइडेंटिफाई करते हुए आगे को देखना है। आउटपुट कार्ड से संबंधित किस तरह से वायरिंग होती है, आउटपुट कार्ड से डाटा कैसे जाता है, रिले फुल स्टॉप या फेल टू पिकअप आउटपुट कमांड दे रहा है लेकिन रिले हम लोग की नहीं पिकअप हो रही, उसको हम लोग वागो टर्मिनल पर किस प्रकार से चेक करेंगे। अगर एरर 80 आती है या एरर 81 आती तो उस पर हमें वागो टर्मिनल पे सप्लाई चेक करनी पड़ेगी। उसके लिए 80 से लेके 8D तक ये एरर कोड है। वो एरर कोड आने पर CPU पे वो एरर कोड डिस्प्ले होने पर हमें उस वागो टर्मिनल से संबंधित सप्लाई चेक करनी होगी। वागो टर्मिनल से सप्लाई सीधा रिले के उस पर R1 R2 पे जाएगी। अब कार्ड फेलियर होने पे CPU पे एरर जनरेट होगी।
हम सिस्टम में कार्ड रिप्लग करके जो या मैनुअल पे लिखा होगा उसको हम उसके हिसाब से चेक कर लेंगे। डीसी डीसी कन्वर्टर के में फेलियर है तो वो तो साफ डिस्प्ले ही हो रहा होगा कि ये सप्लाई का वो प्रॉब्लम चल रहा है, वो रेड इंडिकेशन होगा। पावर सप्लाई अगर हमने आईपीएस से दे रखी तो कोई मेंटेनेंस नहीं होगा। अगर हमने बैटरी चार्जर से दे रखा है तो जाहिर सी बात है बैटरी का भी मेंटेनेंस होगा, चार्जर भी रिपल फ्री होना चाहिए, कोई भी एसी का स्पाइक नहीं आना चाहिए उसके अंदर। इस चीज़ का कंफर्मेशन कई चार्जर्स में लिखा होता है रिपल फ्री, टोटल रिपल फ्री, लेकिन वो वास्तविकता में होते नहीं हैं। और कुछ महीने बाद हम लोग का सिस्टम का पावर सप्लाई कार्ड जलने लगता है, ट्रबल आने लगती, तब पता चलता है कि उस चार्जर में दिक्कत है। इसलिए हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि जहाँ पर भी हो डीसी डीसी कन्वर्टर आईपीएस के माध्यम से ही हमें यूएफएसबीआई को सप्लाई देनी चाहिए, चार्जर का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें जो अर्थिंग होगी यूएफएसबीआई वो भी मेंटेनेंस फ्री होगी, लेस देन 1 ओम होगी। एरर कोड जैसे मैंने पहले बताया, अगर 3 सीपीयू में से एक सीपीयू में प्रॉब्लम होती है वो एरर जनरेट करेगा, तो तीनों सीपीयू में से 2 पे एरर सेम होगी तथा तीसरे पे अलग होगी। जिस पे अलग होगी वो सीपीयू प्रॉब्लम कर रहा है। जिन 2 सीपीयू पे एरर एक जैसी डिस्प्ले करेगा और सिस्टम भी नॉर्मल चल रहा होगा तो वो दोनों सीपीयू सही है। तो जिसमें अलग आ रहा होगा इसका मतलब उस सीपीयू में प्रॉब्लम है। अगर यूएफएसबीआई सिस्टम फॉल्टी शो कर रहा है तो एक बार हमें उसको मैनुअली रीसेट करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि मॉडेम कार्ड में के बगल में उसका प्रोविज़न रीसेट करने का दिया गया हुआ। इस प्रकार से यूएफएसबीआई में अभी तक जो देखा गया है रिले के फेलियर्स और मेनली कार्डों के फेलियर्स आते हैं। बाकी अगर डुअल मीडिया ओएफसी और क्वाड केबल पे हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेशन के फेलियर ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि डिजिटल जितने भी इक्विपमेंट है SHDAC MHDAC उन सब में कम्युनिकेशन वाले फेलियर्स ही ज़्यादा आते हैं। क्वाड केबल का लेस रेजिस्टेंस के फेलियर ज़्यादा आते हैं, वो दिन में हफ्ते में 2 बार 4 बार फेल होते हैं, जिसमें मार्जिन पे क्वाड केबल का इंसुलेशन होता है अर्थ के रिस्पेक्ट में। इस वजह से अगर हम लोग डुअल मीडिया दे देते हैं तो इसमें फेलियर होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। धन्यवाद।